स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं श्रवण गोस्वामी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस, जो कि क्लास 10 साइंस का चैप्टर फर्स्ट है, यानी कि फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, वैसे तो आपका केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट जो आप लोगों की एनसीईआरटी बुक में है, लेकिन आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाला हूं, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस। स्टूडेंट, ये आपका बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है, तो इस वीडियो को आप लोग देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बस, और कुछ मैं नहीं आप लोगों से कहना चाहता हूं। तो पहले आप लोग समझिए प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस। इसमें 3 टॉपिक्स हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है और लेंस क्या है। ठीक है, तो इन 3 लेसन आपका मिलकर बना है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस। ये आपका पहले अलग अलग लेसन था। प्रकाश का परावर्तन अलग, प्रकाश का अपवर्तन अलग और लेंस अलग, सब अलग अलग थे, लेकिन अब आपका एक में है। तो आज आप लोगों को मैं पहले पढ़ाऊंगा प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या होता है स्टूडेंट? प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है। देखिए स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान है, इसलिए आपका प्रकाश वह भौतिक साधन है। ये एक प्रकार का एक भौतिक साधन है। ठीक है, और कारण भी है, यानी कि भौतिक एक कारण है, कि ये मतलब कोई कारण है भौतिक का। ठीक है, तो प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है। और कौन सा कारण है? जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। स्टूडेंट, आपके पास दो आंख हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं हम आंखों से देखते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो आपको क्या दिखाई देगा? केवल अंधेरा, और अंधेरा दिखाई देगा। आपके आंख होने के बावजूद आपको अंधेरा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रकाश मौजूद नहीं है। तो प्रकाश भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आंख देखने के लिए, आंख से देखने के लिए प्रकाश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वस्तु को देखने के लिए प्रकाश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। एग्जाम्पल आप लोग लिख देना। जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो बिना प्रकाश के हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, ये कोई बच्चा है, ठीक है, ये क्या करता है? एक कमरे में जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये एक कमरे में जाता है, ये बिल्कुल अंधेरा है। अब स्टूडेंट, जब ये इस कमरे में जाता है तो क्या होता है? अंधेरा है, प्रकाश बिल्कुल भी इस कमरे में उपस्थित नहीं है। तब क्या होगा? इसे कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देगा। अगर इसे एक बुक उठाना है तो नहीं दिखाई देगा कौन सा बुक है। ठीक है, इसको वैसे फिलहाल पता होगा कि हमारा बुक किस स्थान पर रखा है, घर है इसका, लेकिन ये नहीं पता चलेगा भौतिक है, रासायनिक है, गणित है, मैथ है, क्या है। ठीक है, लेकिन अगर यही प्रकाश दे दिया जाए, कोई लाइट दे दिया जाए, अगर सूर्य का उदय हो जाए, ठीक है, या कोई विद्युत बल्ब दे दिया जाए और इस कमरे में लेकर जाए, तो उसे वस्तु आसानी से देख सकता है। वस्तु को आसानी से देख सकता है क्योंकि उसे प्रकाश मिल गया, और प्रकाश मिल गया तो वो बच्चा आसानी से वस्तुओं को देख सकता है। तो यही आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जब कोई बच्चा या जब कोई लड़का कमरे में जाता है, अंधेरे कमरे में जाता है, तो उसे कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देता। जब उसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो उसमें वस्तु आसानी से दिखाई देने लगते हैं। तो इसको मैंने आप लोगों को समझा दिया प्रकाश। तो प्रकाश आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल आप लोग कुछ भी लिख सकते हो स्टूडेंट। आप लोग जानते भी होंगे सूर्य आपका सबसे बड़ा प्रकाश का साधन है, तो सूर्य। तारे भी आप लोगों को प्रकाश प्रदान करते हैं। सूर्य, तारे, मोमबत्ती। स्टूडेंट, जब रात में क्या होता है, सूर्य तो होते नहीं है, तो मोमबत्ती से ही काम चलता है। ठीक है, और विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। विद्युत बल्ब, जब लाइटें आती हैं तो विद्युत बल्ब ही सभी के घरों में जलता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो ये हैं इनके मतलब एग्जाम्पल। सूर्य, तारे, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, और सारे हैं। ठीक है, चंद्रमा, ये सब, कांच। ठीक है, कांच भी कभी कभी चमकता है। तो ये सब हैं। ठीक है, अब सोचो, ये तो इससे एग्जाम्पल हो गए। अब इसके अगर स्रोत की बात किया जाए, स्रोत क्या है? प्रकाश के स्रोत, लाइट ऑफ सोर्स क्या है? तो समझो स्टूडेंट लाइट ऑफ सोर्स को। ये देखिए, दीप्त और अदीप्त 2 स्रोत होते हैं। कौन कौन से? एक तो दीप्त प्रकाश का स्रोत होता है, एक अदीप्त प्रकाश का स्रोत होता है। अब आप सोचोगे दीप्त प्रकाश का स्रोत क्या है और अदीप्त प्रकाश का स्रोत क्या है, तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो देखिए,
दीप्त प्रकाश के स्रोत वह हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दीप्त प्रकाश का स्रोत वह स्रोत है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, और अदीप्त जो स्वयं प्रकाश ना उत्पन्न करे बल्कि दीप्त प्रकाश की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करे, वो आपका अदीप्त प्रकाश की किरण कहलाता है, यानी कि प्रकाश अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। दीप्त प्रकाश स्रोत समझो, इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप लोगों को सूर्य है, अब सूर्य को किसी से प्रकाश लेना पड़ता है या नहीं, आप लोग समझो। सूर्य को किसी से प्रकाश लेना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, वो खुद चमकता है, खुद के पास उतना इतना कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो यहां आप लोग लिखिए सूर्य। तारे भी खुद चमकते हैं, ये आप लोग याद रखना। विद्युत बल्ब भी हो सकता है स्टूडेंट, क्योंकि विद्युत बल्ब जो होता है क्या होता है, खुद के अंदर इतना कैपेसिटी होता है कि जलता है। जैसे कोई दीप्त, उसे जलाने के लिए तो आता नहीं है कि आए दीप्त प्रकाश का स्रोत और उसे जलाए, ठीक है, नहीं, वो खुद जलता है। इस पर ये नहीं कि जब सूर्य पड़ेगा प्रकाश का किरण तभी जलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका होते हैं दीप्त प्रकाश का स्रोत, ठीक है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपका विद्युत बल्ब ही लगा हुआ है, उसी की सहायता से मैं बना रहा हूं, ठीक है। अब देखिए अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत आपके क्या हैं, जो स्वयं नहीं होते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा और कांच, ये आपके अदीप्त प्रकाश स्रोत हैं। जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो ये चमकेगा, और इस पर जब सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो चंद्रमा भी चमकता है। पहले आप लोग अगर दीप्त प्रकाश स्रोत का लिखना चाहें परिभाषा तो लिख सकते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत वह स्रोत है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। अदीप्त क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत वह स्रोत है जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करता है बल्कि दीप्त प्रकाश की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये हुआ आपका प्रकाश के बारे में। अब भाई आपके प्रकाश के बारे में और पढ़ना है, प्रकाश के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को पढ़ लीजिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण क्या है। अगर कोई चीज है तो उसका कोई ना कोई गुण होगा। अगर ये पेन है तो इसका कोई ना कोई गुण है कि इससे विद्यार्थी पढ़ते हैं, लिखते हैं, ठीक है, याद करते हैं, ठीक है। ये पेज है, इसका कोई ना कोई गुण है, इस पर हम आप लोगों को लिखकर पढ़ाते हैं, ठीक है। आप लोग समझते हो, फिर बोर्ड एग्जाम में टॉप करते हो, ठीक है। लेकिन आप जो मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। तो प्रकाश के गुण क्या होते हैं ये समझो। प्रकाश के गुण, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में, ठीक है। प्रकाश क्या होता है, एक सरल रेखा में गमन करता है, नहीं कि ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आए, ये सीधी रेखा में। अगर आप देखिए स्टूडेंट समझो, ये कोई लाइट है, इस लाइट को जब मैंने ऐसे जलाया तो आप लोग अनुभव कीजिए कि ये लाइट जो होती है, लाइट की प्रकाश जो होती है ऐसे सीधे जाती है, सीधे बिल्कुल, ये नहीं कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, बिल्कुल सीधा जाती है। तो इसीलिए मैंने इसे लिखा है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि चाल का मात्रक होता है, ठीक है। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि निर्वात में वायु का चाल जो होता है, प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसे याद रखना स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ठीक है। तीसरा है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। तरंगदैर्घ्य जो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। बस इतना याद रखना स्टूडेंट, क्योंकि याद रखना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर पेपर में आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, जब याद होगा तभी आप लोग लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे, गलत लिखोगे तो एक भी मार्क मिलने वाला नहीं है। चौथा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो होता है स्टूडेंट विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ये याद रखना, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना स्टूडेंट, डाउनलोड जरूर करना, ठीक है। तो यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगला ठोस द्रव माध्यम, यहाँ आपका कहता है ठोस द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है, हो जाता है। अगर आपका कोई ठोस है उसके तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, पानी है, द्रव है, इसके तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। गैस से कोई प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। कोई चीज गैस में है, गैस अवस्था में है तो उसका प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। बर्फ में हो जाएगा, पानी में हो जाएगा, लेकिन भाप में नहीं होगा, ठीक है, इतना याद रखना। तो ये होते हैं प्रकाश के गुण, प्रकाश के स्रोत और प्रकाश क्या होता है, ठीक है। तो ये था एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अभी मैं आप लोगों को और आगे भी पढ़ाऊंगा, बहुत ही आप लोगों को टॉपिक्स में क्लियर कराने वाला हूं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन।
पहले आप लोग समझो परावर्तन का अर्थ क्या है। प्रकाश है तो उसका परावर्तन का अर्थ क्या है, ठीक है। पहले परावर्तन समझो, फिर आप लोग समझ जाओगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो परावर्तन का अर्थ है कि जिस मार्ग से आए उसी मार्ग में जाना, यानी कि लौट जाना, परावर्तन हो जाना। जैसे क्या होता है, प्रकाश की किरणें ऐसे आई और यहां कोई चिकना सा पृष्ठ शीशा मिरर रखा हुआ है, उस पर टकराकर फिर उधर से लौट गई। जिस एंगल से आई उसी एंगल से लौट गई, जितना कोण से आए उतने कोण से लौट गए, ठीक है। परावर्तन का अर्थ यही होता है। अभी आप लोग समझ जाओगे, एक भी मिनट नहीं लगेगा स्टूडेंट समझने में, केवल मैं जो बात कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, बस आप लोग सुनते ही सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे परावर्तन है, ठीक है, तो प्रकाश है तो प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश ऐसे जिस माध्यम से ऐसे आती हैं उसी माध्यम में लौट जाती हैं। परावर्तन का अर्थ होता है जैसे आई वैसे गई, ठीक है। तो ये है आपका, देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह, स्टूडेंट, जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह पर टकराता है, वैसे नहीं कि खुरदुरा है खेतों में ऐसे ऐसे, वो उसमें नहीं होगा प्रकाश का परावर्तन। खुरदुरा चीजें खेतों में हो जाए, नहीं। जब कोई पालिशदार और चिकना पृष्ठ हो तब उस पर जब टकराता है तो उसका अंश, अधिकांश मतलब आधा से ज्यादा भाग सतह से टकराकर वो जो पालिशदार सतह है या चिकना सतह है उससे टकराता है, और टकराता है तब उसी माध्यम में या वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो गया हो, बहुत इजी है, आप लोग एक बार और समझिए। बीच में आप लोगों को इसे चित्र से समझाऊंगा, चित्र से समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टूडेंट, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता हो तो शेयर करिए आप लोग दोस्तों के साथ। देखिए, बहुत सारे बच्चों को पसंद भी नहीं आता होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कुछ दूसरे टाइप से पढ़ते होंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जब पसंद आए तो उसे शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हूँ, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वीडियोज बनाता हूँ। तो जब प्रकाश की किसी चिकने व पालिशदार सतह पर टकराता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन समझो कि प्रकाश का परावर्तन मेनली होता क्या है। जैसे एक कोई किरण आई, ऐसे आया ऐसे लौट गया, ऐसे आया ऐसे लौट गया, ये अभिलंब बीच में। अभी आप लोगों को चित्र नीचे समझाता हूं, चित्र को समझो। ये एक प्रकाश की किरण आई, ठीक है, आई, इसे मैं नीचे से पॉलिश कर देता हूं, ऊपर चिकना पृष्ठ है, बहुत ही ज्यादा चिकना है, ठीक है, मिरर समझो, ठीक है। तो ये ऊपर का जो पृष्ठ है चिकना है। अभी मैंने उसमें कुछ किया नहीं है, केवल 4 लाइनें पारी थी, ठीक है, 4 लाइनें आप लोग ऐसे खींच लीजिएगा। तो ऐसे चिकना है और इस पर जब प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं, ये है प्रकाश की किरण, प्रकाश का किरण है। प्रकाश की किरण ऐसे आती हैं और इस पे जब टकराती हैं तो इसके पार नहीं जाती हैं, बल्कि ऐसे इधर से ऐसे लौट जाती हैं। जितना एंगल ये बनाएगा, ये अभिलंब इसमें एक है, इनसे एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये आपका अभिलंब है। और ये आपका दोनों कोण जो होगा ये बिल्कुल बराबर होगा। जितना आपका, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री ही होगा, 45 डिग्री है तो ये भी आपका 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। जो आने वाली किरण है, आ से आ, छोटा आ, यानी कि आने वाली किरण, तो आ से आपतित किरण होती हैं, ठीक है। ये जो होती हैं आपतित किरण, और ये जो होती हैं जाने वाली, यानी कि परावर्तन होता है इसका, तो परावर्तित किरण। परावर्तन का अर्थ मैंने समझाया कि आती हैं उसी माध्यम में चली जाती हैं, तो इसलिए इसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो कोण है ये आपका आपतन कोण है। आपतित किरण के कोण को आपतन कोण, ठीक है, और परावर्तित किरण के कोण को परावर्तन कोण। इतना समझे। इसे आप लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इन कोणों को, इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन आई, इसे साइन आर, या केवल आई आर लिख सकते हो। इनके 2 रूल्स हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो रूल्स को समझिएगा, ठीक है। तो यहां जो आपका एक बिंदु दिख रहा होगा जहां तीनों आकर मिल जाती हैं, तो अभिलंब, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं स्टूडेंट? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु होता है, ठीक है।
तो इतना समझ में आया। चित्र में कुछ है नहीं, आप लोगों को क्या करना है, ये आपकी आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, ये परावर्तित किरण जाने वाली किरण, इनके बीच का कोण आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, साइन आई साइन आर। मैंने यहाँ एक रूल बता दिया है, क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है, यानी कि साइन आई जो होता है वो हमेशा साइन आर के बराबर होता है अगर उसका परावर्तन होता है तो, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर ये आपका 30 डिग्री होगा तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा, ये 45 है 45 होगा, 60 है 60 होगा, 90 होगा 90 होगा, यानी कि दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है। तो यहां से एक नियम ये निकलता है, इनके दो नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। तो एक नियम ये हो गया। दूसरा, आपतित किरण, अभी मैं आप लोगों को नीचे लिखा हूं समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों को मैं यहां समझाने में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट रहता है बच्चों को समझने में। ये आपका है आपतित किरण, ये आने वाली किरण यानी कि आपतित किरण, ये किरण, ये आपका परावर्तित किरण, ठीक है। ये आपका क्या है, परावर्तित किरण, और ये आपका नॉर्मल यानी कि अभिलंब, लिख देता हूं आप लोगों को दिक्कत ना हो, अभिलंब। इन तीनों को देखिए कहाँ मिलती हैं, क्या यहाँ मिलती हैं, यहाँ नहीं, कहाँ, यहाँ आपतन बिंदु पर। तो यहाँ जो मिलती हैं ये दूसरा रूल हो जाता है, ठीक है। समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्रकाश के परावर्तन का नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि साइन आई सदैव साइन आर के बराबर होता है, साइन आई सदैव साइन आर के बराबर होता है, ठीक है। या कोण आई सदैव कोण आर के बराबर होता है, ठीक है। ये इनका रूल है। दूसरा, आपतित किरण जो आपका है आने वाली किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, जो आपतन बिंदु पर ऐसे आपतन बिंदु ची है और ऐसे अभिलंब खींचा गया, ठीक है। अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं, यानी कि जो आपका नीचे का समतल पृष्ठ है उस पर एक ही तल पर मिल जाते हैं। तो ये होता है आपका प्रकाश का परावर्तन। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अगला टॉपिक, गोलीय दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो वीडियो को ध्यान से देखें। पहले हमें समझना जरूरी है गोलीय दर्पण होता क्या है। नाम क्या है, गोलीय दर्पण, यानी कि गोलीय यानी कि गोल हो, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा। किसी खोखले गोले का पृष्ठ जो होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। किसी खोखले गोले का पृष्ठ, जो आपका गोला मतलब कोई खोखला गोला हो, उसका पृष्ठ जो होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। अगर आपको परिभाषा देना है तो इतना भी दे सकते हैं, अगर पूरा नहीं याद है तो किसी खोखले गोले का पृष्ठ गोलीय दर्पण कहलाता है। लेकिन अगर आप लोग पूरा लिख दोगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा मार्क मिलेगा कि जिसके एक तल पर चांदी अथवा पारे का पालिश करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट कर गोलीय दर्पण बनाया जाता है, ठीक है। समझो, आपके पास एक गोलीय दर्पण का पृष्ठ है, ठीक है। एक गोलीय दर्पण का पृष्ठ है, ठीक है। गोला बहुत अच्छा नहीं बना, ठीक है, तो अच्छा ही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये मैंने एक गोली मतलब गोला लिया है, ठीक है। अब इसके जो एक तरफ है मतलब उसके पीछे उधर हम लोग क्या करेंगे, चांदी अथवा पारे का पालिश करके उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे, ठीक है। तब जब हम लोग पेंट कर देंगे तो इस तरफ हमें स्पष्ट दिखाई देगा। तो आपको एक पृष्ठ लेना है गोलीय दर्पण का, ठीक है। तो वही आप लोगों का जो गोलीय दर्पण का पृष्ठ होता है वही आपका गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया गोलीय दर्पण होता क्या है, ठीक है। तो एक बार मैं आप लोगों को और समझाता हूं कि किसी खोखले गोले का पृष्ठ जो होता है गोलीय दर्पण कहलाता है, लेकिन जिसके एक तल पर, जैसे आपका जो खोखले गोले का पृष्ठ होगा वो तो गोलीय दर्पण कहलाएगा, लेकिन वो जो खोखले गोले का पृष्ठ है उसके एक तल पर, दो तल होते हैं, अगर कोई चीजें हैं तो उसके दो तल होंगे, एक ऊपर एक नीचे, हेड और टेल, ठीक है। तो जिसके एक तल पर चांदी अथवा पारे का पालिश करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड को पेंट कर देते हैं, तब आपका गोलीय दर्पण बनता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका गोलीय दर्पण। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा अवतल दर्पण, ठीक है। चित्र के साथ समझोगे सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या होता है, ध्यान से समझिए स्टूडेंट। यदि गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को याद भी हो गया होगा, छोटा सा डिफिनेशन है कि यदि गोलीय जो आपका गोलीय दर्पण हो उसके दबे हुए भाग से, ठीक है, दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है तो इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं।
सॉरी स्टूडेंट, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अभी तो मैं आप लोगों को चित्र समझाऊंगा। ठीक है, तो चित्र भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे अगर हम इस गोलीय दर्पण को मैं ऐसे काट दूं और इधर का भाग मैं ले लेता हूं, इतना मैं ले लेता हूं। ठीक है, तो इधर मैंने ये लिया, ये वही चीज लिया है, कटा हुआ भाग ये लिया। अब अवतल दर्पण आपका होता क्या है, जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, तो दबा हुआ भाग आपका कौन सा है, अगर कोई पूछे उभरा हुआ भाग और दबा हुआ भाग, इसमें आपका कौन सा है। अभी मैं इसको अवतल दर्पण का नाम नहीं दे सकता, लेकिन मैं नाम इसलिए दे रहा हूं स्टूडेंट, क्योंकि मैंने क्यों नाम दिया, क्योंकि इसके बाहर से मैंने कर दिया पॉलिश। ठीक है, इसके बाहर से जब मैंने पॉलिश कर दिया, तब जब मैंने बाहर से पॉलिश ही कर दिया है तो अंदर से ही तो प्रकाश का परावर्तन होगा। ये आपका विलंब और ये आपकी आपतित किरण और ये आपकी परावर्तित किरण। ठीक है, जब मैंने कर दिया इसको बाहर से पॉलिश, तो अंदर है आपका चिकना पृष्ठ, और चिकना पृष्ठ है तो उससे प्रकाश का परावर्तन होगा। समझो, अगर आपका कोई शीशा है, अगर आप लोग जो मिरर है उसमें फेस को अपने देखते हैं, अगर उस मिरर के पीछे देखा जाए तो उस पर आपका पेंट होता है, अगर पेंट ना हो तो आपका फेस नहीं दिखाई देगा, इसलिए उसके पीछे हम लोग उसके दूसरे जो तल है उस पर पेंट कर देते हैं। अब जब पेंट कर देते हैं तो हम आगे से बहुत ही अच्छा अपना फेस देख सकते हैं। ठीक है, तो वही सेम है, अगर जिधर चिकना रहेगा उधर ही प्रकाश का परावर्तन होगा, अगर चिकना नहीं रहेगा, अगर हम दोनों तरफ कर दें तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। तो ये होता है आपका। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो प्रकाश का परावर्तन हुआ स्टूडेंट, वो दबे हुए भाग से हुआ। आपका ये उभरा हुआ भाग है, ये दबा हुआ भाग है, मैंने उभरे हुए भाग को कर दिया पॉलिश। अब जब मैंने पॉलिश कर दिया तो इसका जो दबा हुआ भाग है, इधर से प्रकाश का परावर्तन हो गया। ठीक है, तो ये होता है स्टूडेंट आपका अवतल दर्पण। तो नोट आप लोग जरूर बनाइए, नोट्स करते रहिए एक एक टॉपिक को। तो ये आप लोगों को अवतल दर्पण समझ में आ गया होगा। एक बार और बताता हूं, यदि गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। जो गोलीय दर्पण है ये भी आपका गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण को मैंने काटा तो वो भी तो गोलीय दर्पण का ही एक भाग है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। बस इतना आप लोग समझ लीजिए। अब आता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में क्या समझना है, कुछ नहीं, अगर आप लोग ध्यान से समझो, यदि गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपके जो पृष्ठ हैं जिसको मैंने काटा है वो दो प्रकार के हैं, एक तो उभरा हुआ भाग, एक दबा हुआ भाग। अब अगर आपका उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है तो उत्तल दर्पण, अगर आपका दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है तो अवतल दर्पण। ठीक है, कुछ कमी, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को चित्र के साथ समझाता हूं। ठीक है, चित्र क्या है, इसको मैंने काटा तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त हो गया। अब प्राप्त होने के बाद आपको इसे अंदर से पॉलिश कर देना है। देखिए स्टूडेंट, बात मतलब समझो, आपके ऊपर सब है। अगर आप अंदर से पॉलिश करोगे तो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा, अगर आप लोग बाहर से पॉलिश करोगे तो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। कितना इजी है, अगर आप लोग ध्यान से समझो तो। ये आपका है अभिलंब, ठीक है, और ये आपका है आपतित परावर्तित। समझो, आने वाली किरणों को आपतित किरण, मैंने पहले इसे खींचा, समझ लीजिए, ये आपकी आपतित किरण, ये अभिलंब, ये आपकी परावर्तित किरण। ठीक है, समझ में आया। तो ये था आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आप लोग आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, यदि गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उभरा हुआ भाग जो होता है उससे प्रकाश का परावर्तन होता है, तो वो आपका होता है उत्तल दर्पण। आता है समतल दर्पण की बारी। तो इस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होगा समतल होगा, जिसके एक तरफ हम लोग पेंट करते हैं, लेकिन इतना ही सही है, इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होगा वो समतल होगा। कैसे समतल होगा, ध्यान से समझिए। समतल दर्पण आपका जो होता है वो बिल्कुल समतल होता है, और इसके हम लोग एक पृष्ठ पर ऐसे पेंट कर देते हैं, तो ये हो जाता है आपका समतल दर्पण। आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, अब हमारा जो टॉपिक है वो है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, यानी कि जो दर्पण होता है उसका ध्रुव क्या होता है, पोल क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं समझाऊंगा चित्र के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, आप लोग ध्यान से समझिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं।
आपका जो गोलीय दर्पण होता है, चाहे आपका अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो सकता है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण है और उसका एक परावर्तक तल है, जैसे आप काट लीजिए उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण बना लीजिए या अवतल दर्पण, ठीक है, तो उसी के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्यान से समझिए, चित्र में आप लोगों को मैं समझा दूंगा। ये है आपका चित्र, ये मैंने गोलीय दर्पण को काटा है और इसका ये परावर्तक तल है, ठीक है। परावर्तक तल को आप M1 और M2 मान लीजिए, ठीक है। और इसका जो मध्य बिंदु है ये, इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं ध्रुव को। तो गोलीय दर्पण, ये आपका अगर ऐसे कीजिए तो गोलीय दर्पण हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण के यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल है ये, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को P यानी कि पोल यानी कि दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये आपका क्या है स्टूडेंट, मैं लिख देता हूं, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपका ध्रुव हो गया। अगला वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले, जो आपका गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, केंद्र जो होता है उसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे एक गोला है, इसके यहाँ केंद्र से मैंने लिया यहाँ एक, ठीक है, और इस पर मैंने एक गोला बना दिया, मैंने इसी केंद्र से गोला बना दिया, ठीक है। तो इस केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है, वक्रता केंद्र। तो यहां आपका होता है वक्रता केंद्र C, इसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ स्टूडेंट C है, C, ठीक है, इसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका C है, ध्यान से देख लीजिए C, तो इसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। स्टूडेंट, जो गोलीय दर्पण है वो जिस त्रिज्या, ठीक है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जैसे कोई खोखला गोला है, उसकी त्रिज्या जो होती है उसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। बस समझ लो, पूरा इतना ही आप लोगों को कॉपी है। देखिए मुख्य अक्ष में है कुछ नहीं, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण जो है उसके ध्रुव यानी कि P और वक्रता केंद्र यानी कि C से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे यहां आपका ध्रुव है, ये आपका वक्रता केंद्र है। एक एक को मैं आप लोगों को लिख कर स्टूडेंट समझा रहा हूं, ठीक है। वक्रता केंद्र है और इस पर कौन सी रेखा गई? ये रेखा जाती है, तो इस रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो इसी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। कोई पूछे बता दोगे? ये आपको पूछे कि दर्पण का ध्रुव क्या है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, ये आपका पूरा परावर्तक तल है, इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कोई पूछे मुख्य अक्ष क्या है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। बस इतना समझो बस। फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, यहाँ एक बात आता है मुख्य फोकस अभी आप लोगों को मैं आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का ध्रुव फोकस दूरी कहते हैं। एक तो होता है मुख्य फोकस, एक होता है फोकस दूरी, यानी कि जो आपका पोल है, पोल यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। अभी समझ जाओगे, ठीक है। तो ये आपका मुख्य फोकस अभी मैं आप लोगों को आगे पढ़ाता हूं। तो यहां समझो, ये आपका C है। अब यहां आपका बीच में जो आपका F होगा यानी कि मुख्य फोकस। अब यहां P और इसके बीच की दूरी को ही हम लोग कहते हैं, ये इसके बीच की दूरी की फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी समझो, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी, बस इतना मैं कहना चाहता हूं। तो ये होता है फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब मैं आप लोगों को मुख्य फोकस का टॉपिक पढ़ा देता हूं। बस आज आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिल गया। स्टूडेंट, मुख्य फोकस क्या होता है ध्यान से समझिए, पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। चित्र को भी समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ भी जाओगे, बस केवल लास्ट तक देखते रहिए। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु से होकर जाती हैं। उस बिंदु को फोकस दूरी कहते हैं, सॉरी मुख्य फोकस कहते हैं। यहां आप लोग कर लीजिए मुख्य फोकस।
मुख्य फोकस। ठीक है, ये आपका है परावर्तक तल। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के, ये आपका जो बीच की लाइन है ये आपका मुख्य अक्ष है। ठीक है, दो लाइन ऊपर नीचे है, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये सब इनके समांतर लाइनें हैं। और जो स्टूडेंट्स का एक नियम है कि जो लाइनें समांतर होती हैं वो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हैं और उस बिंदु का नाम है मुख्य फोकस, जिसे हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझो मैंने क्या कहा। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, इस पे परावर्तन होता है, लड़ता है, जब परावर्तन होता है इस पर, जब लड़ता है चिकने पृष्ठ पर, तब परावर्तन होता है और मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो उसी को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका अवतल, ये आपका अवतल है, ये उत्तल है। कैसे हम जाने कि अवतल है और उत्तल है, तो मैंने पढ़ा दिया है, कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं इसे, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसको मैंने बाहर से पॉलिश किया है इसलिए आपका अवतल लेंस है, इसे मैंने अंदर से पॉलिश किया है इसलिए आपका उत्तल लेंस है। इसका जो परावर्तन होता है बाहर से होता है ये, ठीक है, और ये अंदर से होता है। ठीक है, इतना ही अंतर है। स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, अवतल दर्पण की 6 स्थितियां, जो कि हर बार एक ना एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और अवतल दर्पण की जो लास्ट स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो लास्ट तक देखते रहिए। पहला देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब, नाम क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि जो वास्तव में प्रतिबिंब हो। ठीक है, तो उसको आप लोगों को डिफिनेशन कैसे देना है, यदि दर्पण के परावर्तक तल, स्टूडेंट दर्पण तो आप लोग जानते ही होंगे, तो दर्पण के परावर्तक तल, ठीक है, तो दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तन के पश्चात, स्टूडेंट जैसे दर्पण है और दर्पण के परावर्तक तल पर कोई लाइट पड़ रहा है। ठीक है, तो लाइट जब पड़े तो उसके परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिल रही हैं। जैसे स्टूडेंट आप लोग समझो, अभी जो आप लोगों को मिलेगा क्या, अवतल दर्पण की 6 में से 5 स्थितियां वो सब वास्तविक होंगी और लास्ट वाली स्थिति आभासी होंगी। तो अभी उसी से मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, इसमें कहने का तात्पर्य किसी बिंदु पर वास्तव में मिल रही हो। ठीक है, तो क्या होगा, वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। देखिए स्टूडेंट, यदि दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। स्टूडेंट, जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इतना याद रखना, ये आप लोगों से ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है छोटे क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नोट पॉइंट है, नोट कर लेना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आभासी प्रतिबिंब। अंतर भी पूछ लेता है कभी कभी, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है, तो आप लोग लिख देना यही सब। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब, यदि, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं आसानी से, यदि दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तन के पश्चात, जैसे दर्पण का जो परावर्तक तल है उसमें प्रकाश की किरणें आई, अब प्रकाश की किरणों का क्या हुआ, परावर्तन हुआ, तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूं, ये जो है मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि समझो ये जो है ऊपर वाला जो है आपका प्रोसेस, वो क्या है, वो तो किसी बिंदु है उस पर ऐसे मिल जाती हैं, लेकिन ये क्या होती हैं, ऐसे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, यहाँ अगर देखा जाए तो अवतल दर्पण की पहली स्थिति आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को वास्तविक समझा देता हूं। ठीक है, और आभासी समझ जाओगे। यहाँ ये है मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इसको बनवाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को वैसे समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ ये किसी बिंदु पर मिल रही है। ठीक है, यहाँ देखिए वास्तव में किसी बिंदु पर मिल रही है।
तो इसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर आभासी रूप से मिलती हैं, आभासी रूप से प्रतीत होती हैं मिलती, तो उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप लोग दोनों तो समझ गए, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, बट इसका विपरीत इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जो आपका आभासी प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। अब यहां से आपको दो चीजें समझ में आई, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन स्टूडेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में लगा देता है। क्या आपको सब कुछ दे देगा, UVF दे देगा, लेकिन उसमें पूछ लेगा प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो क्या है सूत्र, उसे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है, इजी बहुत है। आप लोग समझिए, वस्तु की लंबाई, जो आपकी वस्तु है आपकी कोई भी वस्तु है, उसकी लंबाई ये कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या मीटर में, ठीक है। तो आपको पूरे वस्तु जो है यूं, यानी कि वस्तु जिसे यूं से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की लंबाई तथा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, या आप लोग यहाँ बिंब की लंबाई भी कह सकते हो स्टूडेंट, बिंब, यहाँ आप लोग एक नाम और दे सकते हो बिंब की लंबाई, ठीक है। या आप लोग वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई तथा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, जो वस्तु है उसके प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को, अनुपात का अर्थ होता है दोनों को बटा में लिख देना, यानी कि भाग, ठीक है। तो यहाँ आपको अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं, और यम बराबर जो आपका होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई, जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है, और बटा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, यहाँ आप लोगों को I/O कर देना है, ठीक है। अब यहाँ आपका M बराबर I/O, लेकिन आपका रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है ये I/O बराबर -B/U, जो ये है -B/U, ये है वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, और ये आपका I/O, ठीक है। ये आपकी वस्तु है और प्रतिबिंब है, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई ये है, ठीक है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो ये था बहुत ही इजी टॉपिक, वस्तु का रेखीय, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। तो इसे भी आप लोग नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ से आपके कंप्लीट होते हैं बहुत सारे टॉपिक। तो आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा वस्तु का रेखीय आवर्धन। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, जो कि है आपके सामने। स्टूडेंट, ये टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस सूत्र पर न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा आते हैं, ठीक है, और आते भी रहेंगे, क्योंकि ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो कि है UVF में संबंध, ठीक है। तो UVF में संबंध आप लोग समझ लीजिए, गोलीय दर्पण, जो आपका गोलीय दर्पण होता है, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण, आपका चाहे अवतल दर्पण हो स्टूडेंट और चाहे उत्तल दर्पण हो, ठीक है, में इनके ध्रुव से बिंब की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं, तथा प्रतिबिंब की दूरी को V से प्रदर्शित करते हैं, एवं ध्रुव से मुख्य फोकस को F से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें आपको एक संबंध प्राप्त होगा, UVF में संबंध, जिसे कहते हैं दर्पण का सूत्र। UVF में संबंध मैंने कराया है, ठीक है, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, लेकिन अब आप लोगों को उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 10 में नहीं पूछा जाता। ये आपको सूत्र ही याद रखना है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये है उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण दोनों के लिए सूत्र, ठीक है, दोनों के लिए है। अगर आपको पूछे उत्तल दर्पण से न्यूमेरिकल तो आप लोगों को यही सूत्र लगाना है, अगर आपसे पूछे अवतल दर्पण से न्यूमेरिकल तो इसे ही लगाना है। तो यहां से आगे कंप्लीट हैं दर्पण के सूत्र, गोलीय दर्पण अवतल हो या उत्तल दर्पण हो, ठीक है, में इनके ध्रुव से बिंब की लंबाई, बिंब का अर्थ समझ लो स्टूडेंट, वस्तु होता है, NCERT में बिंब भी लिखा है, की दूरी U तथा प्रतिबिंब की दूरी V एवं ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी F होता है, और UVF में संबंध आपको क्या पता चला, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ठीक है, इसे हम लोग दर्पण का सूत्र कहते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले दर्पण का सूत्र तो बता दोगे, बहुत ही इजी है ना, तो आप लोगों को समझ में आया। तो अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, जो कि है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अगला टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रकाश का अपवर्तन। स्टूडेंट, आप लोग परिवर्तन और अपवर्तन दोनों को समझो ध्यान से, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, प्रकाश का अपवर्तन का अर्थ होता है अपने रास्ते से विचलित होना, ठीक है, जैसे आप सीधा चल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ ऐसे सीधा ना चलकर ऐसे विचलित हो जाना, ठीक है, बस। तो मतलब होता है अपने रास्ते से विचलित होना। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है समझो, जब प्रकाश की किरण
जो प्रकाश की किरण होती है स्टूडेंट, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं। जैसे आपका दो प्रकार का माध्यम है, अगर कोई पूछे कि वो माध्यम कौन सा है तो आप कोई भी कह सकते हो, जल, कांच और भी आप लोग कई चीजें कह सकते हो, वायु, ठीक है। तो ये सब है, इसमें आपके दो अंतर होते हैं, कौन सा सरल माध्यम है, कौन सा विरल माध्यम है। सरल माध्यम और विरल माध्यम को समझो। देखिए स्टूडेंट, अगर वायु है और कांच है, दो चीजें हैं, तो वायु आपको सरल लग रहा है कि कांच? देखिए स्टूडेंट, कांच जो है आपका सघन माध्यम है। अगर देखो प्रकाश उसमें जाए तो उसमें उतना जल्दी नहीं जा पाएगा जितना जल्दी वायु में प्रकाश प्रवेश कर पाएगा। तो आपका जो है कांच सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है, बस याद हो जाना चाहिए इतना, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनके पृथककारी तल से टकराकर अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती हैं। उनके पृथककारी जो तल है स्टूडेंट, उससे टकराकर अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती हैं, ठीक है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये जो घटना होता है स्टूडेंट, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब दो पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। नंबर 1 पॉइंट समझो स्टूडेंट, ध्यान से समझना है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं इसको समझो। जब आपका प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, क्या है, विरल माध्यम से, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो ये जो अभिलंब है स्टूडेंट, अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं, अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं, ठीक है। अगर आपका जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से क्या करता है, विरल माध्यम में प्रवेश करता है स्टूडेंट, तो ये अभिलंब से दूर हटती हैं, जो कि आप लोगों को ये जो है स्थिति, ये घटना, ये आपको अभी मैं क्रांतिक कोण में समझाऊंगा और ये घटना मैं अभी अपवर्तन में समझा रहा हूं, ठीक है। दोनों को समझेंगे ध्यान से। तो यहाँ आपको समझ में आया अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसके पृथककारी तल से टकराकर अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चित्र आपके सामने समझो स्टूडेंट, यहाँ कहना क्या चाहता है। यहाँ मैंने एक लिया है ये अभिलंब और ये आप लोगों को एक लाइन लेना है, ठीक है। यहाँ आपको दो माध्यम लेना है, एक तो वायु आपका विरल माध्यम है, कांच आपका सघन माध्यम है, ठीक है। कांच आपका सघन माध्यम है और वायु आपका विरल माध्यम है। यहाँ आपको विरल और सघन माध्यम को ध्यान में रखना है, वरना गलत हो जाएगा। अगर आप कांच को ऊपर कर दो, वायु को नीचे कर दो, तो ये आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। आपको उस चीज को इसके मतलब अभिलंब से दूर हटाना पड़ेगा किरण को, ठीक है। और ये आपको क्या किया है, मैंने अभिलंब की तरफ झुकाया है, ठीक है। तो यही आपको समझना पड़ेगा, कई सारी आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने क्या किया है, एक आपतित किरण लाया है, आने वाली किरण। ये आपतित किरण को सीधा ऐसे जाना चाहिए था, ये अपवर्तित किरण है, ऐसे जाना चाहिए था लेकिन गया नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है इधर विचलित हो जाती हैं। इधर ये देखिए अभिलंब की तरफ विचलित हो गई, अभिलंब की तरफ, ठीक है, झुक गई, यानी कि अभिलंब की तरफ विचलित हो गई। तो ये जो होती है अभिलंब और आपतन किरण के बीच में जो कोण बनना है, एंगल बनना है, उन्हें आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? आपतन कोण। और अपवर्तित किरण के और अभिलंब के बीच में जो कोण बनना है उसे हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। ये किरण जो विचलित हुई वो किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे कहते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है। यहाँ दो स्टेप समझना है। नंबर 1, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण आपतन कोण, लेकिन अभिलंब और जो विचलित हुई किरण उनके बीच का कोण अपवर्तन कोण होता है, ठीक है। तो ये आप लोग चित्र ऐसे बना लीजिए और नोट जरूर कीजिए स्टूडेंट, सभी लोग नोट बना लीजिए, ठीक है। यहाँ आपको ये समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे इनके दो नियम, जो कि एक नियम है स्नेल का नियम, जो कि आप लोगों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ आपका है रूल नंबर 1, जो कि अपवर्तन से संबंधित है। नंबर 1, आपतित किरण
और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर बनते हैं। अपवर्तन और परावर्तन दोनों में यही नियम है। आपतित किरण ये है, ठीक है, यहाँ बिंदु है। परावर्तित अपवर्तित किरण ये है, अभिलंब ये है। तो तीनों एक ही बिंदु पर मिलती हैं। ये एक ही बिंदु है, ये पृथककारी तल है, ठीक है। तो तीनों एक ही बिंदु पर मिलती हैं, इनका फर्स्ट नियम है। आपतित किरण, ठीक है, और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलती हैं। तो यहाँ रूल नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। अब हम लोग ये जो नियम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, ठीक है। आपतन कोण की ज्या जिसे कहते हैं साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या जिसे कहते हैं साइन आर का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, यानी कि साइन आई जो होता है स्टूडेंट अपान साइन आर, इसका अनुपात सदैव एक नियतांक, एक कांस्टेंट होता है। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोगों को समझ में आया प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, उसका चित्र और उनके दो नियम। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं पूरा चैप्टर ऐसे पढ़ा दूंगा, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो हम लोग देखेंगे इनके नियम समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। अब हम लोग स्टूडेंट देखेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है, ठीक है। क्रांतिक कोण क्या है समझ लीजिए स्टूडेंट ध्यान से, ठीक है। क्रांतिक कोण को यदि आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाए, स्टूडेंट जो आपतन कोण है उसका मान हम लोग इतना बढ़ा दें कि आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। मतलब आपतन कोण का मान हम बढ़ाते चला जाएं और जब तक आपका अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री ना हो जाए तब तक, ठीक है, तो वही आपका होता है क्रांतिक कोण। यहाँ समझिए, यदि आपतन कोण का मान, जो आपतन कोण होता है उसका मान इतना बढ़ा दिया जाए कि आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो इसे आपका क्रांतिक कोण होता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण के इस मान को क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्रांतिक कोण कहते हैं। आपतन कोण के इस मान को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है, क्रांतिक कोण कहते हैं। यहाँ आपको चित्र को समझना है, आपतित किरण, आने वाली किरण, ठीक है, और यहाँ पृथककारी तल है, ये आपका कांच है, ये वायु है, ये देखिए ऊपर आपका सघन माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है, इसलिए ये अभिलंब की तरफ झुकी नहीं, अभिलंब से दूर गई, और यहाँ आपका 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। तो यही आप लोगों को समझना था, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को समझ में आया क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे लेंस के लिए, ठीक है। लेंस के लिए अब हम लोग देखेंगे लेंस, जो आपका लेंस होता है उसकी बहुत सारी 6 स्थितियां जो कि आपके उत्तल लेंस में होते हैं, ठीक है, और अवतल लेंस के भी हम लोग स्थितियों को देखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। तो लेंस देखिए स्टूडेंट, लेंस जो होता है 2 पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। जो आपका लेंस होता है 2 पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके 2 पृष्ठ जो होते हैं गोलीय हो अथवा एक पृष्ठ गोलीय हो, दूसरा पृष्ठ समतल हो, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ ये दोनों पृष्ठ गोलीय हों, ठीक है, ये मतलब गोलीय हों, या आपका एक पृष्ठ गोलीय हो, दूसरा पृष्ठ समतल हो, ठीक है। ये आपका गोलीय हो गया और ये आपका समतल हो गया। कहने का तात्पर्य यही है, बहुत ही इजी है। लेंस जो होता है 2 पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी का अर्थ है मैं आर पार दिखाई देना, ठीक है। आप लोग जब देखिए
लेंस आपका दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिनके दो पृष्ठ गोलीय हों अथवा एक पृष्ठ गोलीय हों दूसरा पृष्ठ समतल हो। जो एनक होता है स्टूडेंट उसमें लेंस लगा होता है। ठीक है, अब आपको जो लगवाना हो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, ठीक है, तो जो आप लोगों का ऐनक होता है उसमें लगे होते हैं, इसीलिए उसमें आर पार दिखाई देते हैं। वो पारदर्शी होते हैं इसलिए उसमें आर पार दिखाई देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे आकृति के अनुसार लेंस 6 प्रकार के होते हैं। अगर हम आकृति के अनुसार देखें तो लेंस 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, अभिसारी और अपसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इन दोनों को पढ़ना है। पीडीएफ का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो आकृति के अनुसार जो होता है लेंस 6 प्रकार का होता है। अब कौन कौन से लेंस है मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। यहां देखिए स्टूडेंट, ये मैंने बनाया हुआ है, पहले तीन आप लोग समझिए। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को 3 समझा देता हूं फिर 3 समझा दूंगा। तो यहां आप लोग देख सकते हैं ये जो होता है ये देखिए कुछ इस टाइप से बना हुआ है। ये देखिए दोनों तरफ से गोलीय है। ठीक है, ये आपका है दोनों तरफ से गोलीय है, इसलिए जो आपका लेंस होगा द्वि उत्तल लेंस होगा। ठीक है, क्या होगा, द्वि उत्तल लेंस होगा। ठीक है, ये आपका द्वि उत्तल लेंस है। ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए स्टूडेंट, जो आप लोगों का लेंस होता है और दर्पण होता है वो ठीक विपरीत होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। उसमें अवतल होते हैं तो उसमें उत्तल होते हैं उसी प्रकार से, उसमें उत्तल होते हैं तो उसमें अवतल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से। ठीक है, इसका अगर मैं बताऊं तो ये देखिए एक पृष्ठ समतल है, ठीक है, और दूसरा पृष्ठ उत्तल है, ये उत्तल है ना। ठीक है, उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये आपका जो होगा सम है यानी कि समतल है, तो सम और उत्तल यानी कि दोनों लिखना है समोत्तल लेंस। समतल है और उत्तल दोनों इसमें शामिल हैं, तो इससे आप लोगों को लिखना है समोत्तल लेंस। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना याद रखना। अगला हमारा है, देखिए कुछ आप लोग ध्यान से देखना। तीसरा जो है ये देखिए कुछ इधर की तरफ देखिए बैठा हुआ है, ना कि बिल्कुल समतल नहीं है, और ये इधर है। तो इसमें तो ये आपको पता है कि ये उत्तल है, और जो आपकी अंदर की तरफ भाग रही है वो आपका अवतल लेंस है। अगर दोनों को मिलाया जाए तो आपका बनेगा क्या स्टूडेंट, अवतल और उत्तल को मिलाने पर आपका अवलोत्तल बनेगा, अवलोत्तल लेंस। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये आपका हुआ 3 लेंस। अब इन तीनों में से जो आपका बेहद इंपॉर्टेंट है वो है द्वि उत्तल लेंस, या आप लोग इसे कह सकते हो उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस या द्वि उत्तल लेंस, कोई डिफेक्ट नहीं है। अगला हमारा है चौथा, जो कि इन तीनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। ये आपका कौन सा लेंस है, चौथा जो है आपका देखिए ये इस टाइप से बना हुआ है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो चौथा आप लोग समझ गए होंगे, जब ये आपका द्वि उत्तल है तो ये अंदर की तरफ है, तो ये आपका क्या होगा, द्वि अवतल लेंस है। क्या है स्टूडेंट, द्वि अवतल लेंस। ठीक है, समझ में आया। ये आपका क्या है, ये आपका देखिए कुछ इस टाइप से बना हुआ है, अंदर की तरफ फिर बाहर फिर ये समतल। ठीक है, तो पांचवा आपका जो है स्टूडेंट समतल है पर आपका अवतल है, तो इसलिए ये आपका देखिए अंदर की तरफ है। ठीक है, ये अंदर की तरफ है। ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए समअवतल, समअवतल मतलब समतल और उत्तल दोनों, सॉरी स्टूडेंट ये ता है लेंस। ठीक है, अगला ये स्टूडेंट देखिए आप लोग, अगला ये है, ये आप लोगों का जो है उत्तल और अवतल दोनों, ये इस टाइप से है, बिल्कुल सीधा नहीं है, इस टाइप से है, और ये जो है इस टाइप से है। ठीक है, तो ये आपका उत्तल और अवतल दोनों है, तो उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल और अवतल दोनों तो लेंस। ठीक है, बस ये 6 प्रकार के लेंस पढ़ना है आप लोगों को आकृति के अनुसार, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों के लिए उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है। ठीक है, बस इसी 2 को आपकी बुक में दिया हुआ है, इसी 2 को पढ़ना है। इसे मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, जिसे हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है, और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। ठीक है,
क्योंकि ये आपके बुक में जो दिए हुए हैं वो अपसारी और अभिसारी के नाम से दिए हुए हैं, तो थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं पहले उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस होता क्या है, आप लोग ध्यान से समझिए। उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, ठीक है, समझा देता हूं। उत्तल लेंस जो होता है वो देखिए किनारों पर पतला है, ये देखिए यहाँ पतला है, यहाँ भी पतला है, लेकिन बीच में मोटा है, ये देखिए इस टाइप से आया हुआ है। तो इसीलिए मैंने कहा है उत्तल लेंस जो होता है बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए यह किरणों को एकत्रित करता है, यह लेंस जो है किरणों को एकत्रित करता है, ठीक है। अतः इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं या उत्तल लेंस भी कहते हैं। अभिसारी कहो या उत्तल कहो, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, अभिसारी और उत्तल लेंस एक ही हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूं ये कैसे किरणों को एकत्रित करता है, ठीक है, कैसे आरेख के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो ध्यान से देखते रहिए। यहां मैं एक बनाता हूं मुख्य अक्ष, ठीक है, एक मैं बनाता हूं मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। मुख्य अक्ष पे आपकी फोकस दूरी यहां है, ठीक है, फोकस दूरी। अब ये देखिए किरणों को एकत्रित कैसे करता है, यहां से मैं किरणों को ले जाता हूं, ये किरणें गई, ठीक है, किरणें गई, ये आधा आधा ले जाना है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां से फोकस दूरी से होकर जाएंगी, यहां से आपकी होकर जाएंगी, ठीक है, ये फोकस से होकर जाएंगी, इतना समझ लेना, ये फोकस से, ठीक है, फोकस से होकर जाएंगी। तो यहां आपको ऐसे लगाना है तीर, ठीक है। तो ये आपका जो है स्टूडेंट, इससे समझिए ये, ठीक है, छोटा मतलब जगह कम है। तो स्टूडेंट ये जो देखिए किरणों को एकत्रित करती है, बस मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, ठीक है, चित्र ऐसे ही रहेगा। तो ये किरणों को जो है एकत्रित करती हैं, ये आपका है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये जो है मुख्य अक्ष है, तो ये किरणों को देखिए एकत्रित करती हैं। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस जो होता है बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, ठीक है। ये जो होता है बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, किरणों को फैलाता है, ये जो होता है किरणों को फैलाता है, ये किरणों को एकत्रित करता है, अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं, अतः इसे हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। ये कैसे किरणों को मतलब एकत्रित करता है और वो कैसे किरणों को फैलाता है, तो मैं आप लोगों को एकत्रित किया उसे समझा दिया, मैं आप लोगों को बताऊंगा फैलाता कैसे है। ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष। तो यहां से मैं एक ही किरण ले जा रहा हूं, ठीक है, समझ लो बस। तो यहां से आप लोग यहाँ फोकस दूरी यानी कि फोकस है आपका, ठीक है, मुख्य फोकस, और यहाँ आप लोगों को इसे किरणों को फैला देना है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं है उतना, लेकिन ये जो है यहाँ डॉट लाइनों से मिला देना है फोकस से, क्योंकि जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है फोकस से होकर जाती हैं, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से होकर जाएंगी जरूर, ठीक है। तो यहाँ आप लोग ऐसे एरो बना दीजिए। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, लेंस की पूरी जानकारी। लेंस में आप लोगों को बस इतना ही पढ़ना है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, आकृति के अनुसार जो लेंस कितने प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस होता है, उससे जो 6 स्थिति बनाया जाता है उसे हम कैसे बनाएं। पहली स्थिति है दोस्तों जब वस्तु अनंत पर होता है, ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो। अब अनंत अभी आप लोग समझ जाएंगे, जैसे आइए हम इसमें दिखाते हैं अनंत कहाँ होता है, ठीक है। आप लोगों को स्केल का यूज करना है, किसका यूज करना है, स्केल का। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को एक मुख्य अक्ष ड्रा करना है स्केल की सहायता से, ठीक है, एक मुख्य अक्ष ड्रा करना है। आइए हम ड्रा करते हैं। तो आप लोगों को एक मुख्य अक्ष ड्रा करना है जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो आइए हम ड्रा करते हैं स्केल की सहायता से। ये ठीक है,
इस प्रकार से एक लाइन ड्रा करनी है जो कि है लेंस का मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ये है लेंस का मुख्य अक्ष। और इसमें आप लोगों को देखिए यहाँ जो होता है एक प्रकाशिक केंद्र होता है बीच में। क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र, जिसे हम वो से डिनोट करते हैं। और यहाँ हम लोग इससे बीच में से लेंस के एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। अब हम यहाँ देखते हैं अनंत कहाँ होता है। तो अनंत जो आपका होता है वो यहाँ होता है, और एक और होता है जो मुख्य अक्ष के समांतर होता है, उससे भी हम अनंत किरणें कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं जो आपका 2f1 को हम क्या कहते हैं? C, यानी कि वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र फोकस दूरी की 2 गुना होती है, इसलिए हम इसे 2f1 लिखते हैं। और यहाँ जो आपका होगा वो f1 होगा। f1, इसमें 2 फोकस दूरी होती हैं और 2 वक्रता त्रिज्या होती हैं। ठीक है, और इधर हमें लिखना है 2f, यहाँ इधर f2 और इधर 2f2। तो आइए पहले हम देखते हैं। पहला हमारा है जब वस्तु अनंत पर हो। तो दोस्तों जब वस्तु अनंत पर होता है तो क्या होता है? जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस दूरी पर। प्रतिबिंब जो आपका होगा फोकस दूरी पर बनेगा। पहला जो आपका स्टेप है फोकस दूरी पर बनेगा। और कैसा बनेगा? अत्यधिक छोटा बनेगा। जो उसकी प्रकृति होगी वो होगा अत्यधिक छोटा। ठीक है, साइज जो होगा अत्यधिक छोटा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वो कैसा बनेगा? तो होगा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। वास्तविक तथा उल्टा, ये 3 प्रोसेस होंगे। जो अनंत पर होगा तो फोकस दूरी पर बनेगा, और अत्यधिक छोटा बनेगा, और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है, तो आइए अब हम इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसे बनता है? तो अनंत पर है तो कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। लेकिन f2 फोकस पर बनेगा। ठीक है, f2 पर। तो यहाँ आइए हम इसके समांतर खींचते हैं लाइन। इसके समांतर लाइनें जो होती हैं अनंत होती हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, तो आइए हम ड्रा करते हैं लाइन। तो यहाँ ऐसे आप लोगों को लाइनें ड्रा करनी है। और जहाँ मैंने एक लाइन पारी है, कहाँ देखिए, बीच में लेंस के, वहाँ तक ही जाना है। ये बस। अब इधर हमें f2 पर मिला देना है। कहाँ मिला देना है? f2 पर। तो वही हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। ठीक है, तो f2 पर आइए मिला देते हैं। ये एंड हमें इसे भी मिला देते हैं। बिल्कुल f2 पर मिलना चाहिए, जैसे एक बिंदु बनना चाहिए। ठीक है, एक बिंदु जैसी संरचना। ये मिल गई। ऐसे आप लोगों को मिलाना है। ठीक है, साइज से ये एंड ये। यहाँ आपका f2 है और यहाँ आपका 2f2 है। तो ये देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनती है? f2 पर बनी। इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है। जब वस्तु अनंत पर हो तो इस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा? फोकस दूरी पर। वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। आइए अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति में हमें लोगों को क्या करना है कि दूसरी स्थिति में होता है कि जब वस्तु 2f1, जो 2f1 है उसके पीछे हो, 2f1 के। ठीक है, 2f1, यहाँ जब वस्तु 2f1 के पीछे हो, 2f1 के पीछे यानी कि अनंत और 2f1 के बीच में। ठीक है, 2f1 के पीछे हो तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? f2 तथा 2f2, यानी कि जो आपकी दूसरी फोकस दूरी है और दूसरा वक्रता केंद्र उसके बीच में बनेगा।
के बीच में और वही बनेगा, क्या बनेगा, बिंदु आकार का ये बना था पहला, और दूसरा छोटा बनेगा लेकिन छोटा सा, इसमें छोटे से बनेंगे, लास्ट वाला आप लोगों को बड़ा मिलेगा, और वास्तविक तथा उल्टा ही बनेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अब आइए देखते हैं हम कैसे बनाएं। तो बनाना देखिए कैसे हमें बनाना है। हम लोगों को खींचना है एक मुख्य अक्ष। ठीक है, तो आप लोगों को एक मुख्य अक्ष खींचना है। यहाँ आपका जो है वो प्रकाशिक केंद्र है, ये देखिए वो। अब हमें देखिए क्या करना है कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा F2 तथा 2F2 के बीच में बनेगा। ठीक है, और हमारा जो वस्तु है वो कहाँ है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं लाइन, 2F1 के पीछे। तो 2F1 के पीछे हम रखते हैं, ये वस्तु हो गई, और इसके समांतर जो जाने वाली किरणें फोकस से होकर गुजरती हैं। मैंने 3 नियम बता दिया है, उसे जाकर देख लीजिए, जो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं ये। ठीक है, जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वो फोकस से होकर जाती हैं। तो आइए हम इसे फोकस से ले जाते हैं। ठीक है, F2 है ये आपका फोकस। ठीक है, F2, यहां हम इस लाइन को और बढ़ाते हैं, अभी हमें काम आएगा। F2। अब दोस्तों हमें एक लाइन कहाँ से ले जाना है, यहाँ F1 लिख दीजिए, F1। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक वक्रता केंद्र से प्रकाशिक केंद्र से ले जाना है। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें एकदम सीधी जाती हैं। कैसी जाती हैं, सीधी लाइनें। तो सीधी लाइनें आप लोगों को ले जाना है, ये ऐसे ही ले जाना है, ये सीधी लाइनें जाएंगी। ठीक है, तो ये आपकी जो प्रतिबिंब बनेंगी वो इसी के बीच में बनेंगी, F2 तथा इधर 2F2 के बीच में बन गई। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F2 तथा 2F2 के बीच में। यहाँ देखिए आप लोग, जो हमने लिखा है, ये देखिए F2 तथा 2F2 के बीच में। तो दूसरा प्रतिबिंब ऐसे बनाना है, पहला प्रतिबिंब ऐसे बनाना है। ठीक है, अब तीसरा प्रतिबिंब देखते हैं, जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। वो हमारा देखिए हमने 2 बना दिया। अब तीसरा जो हमारा होगा वक्रता केंद्र पर होगा। कहाँ होगा, 2F1 पर होगा। और 2F1 पर यानी कि वक्रता केंद्र फर्स्ट, और वक्रता केंद्र फर्स्ट पर जो होती है वस्तु वो वक्रता केंद्र पर ही बनती है, लेकिन वक्रता केंद्र सेकंड पर बनती हैं। ठीक है, जैसे आइए मैं लिख देता हूं कुछ। ठीक है, तो हमारा जो वस्तु होगा वो 2F1 पर होगा। वस्तु किस पर होगा, 2F1 पर वस्तु होगा। अब 2F1 पर वस्तु होगा और प्रतिबिंब आपका बनेगा 2F2 पर। और जो ये ना ही छोटा बनेगा ना ही बड़ा बनेगा, किस तरह बनेगा, समान साइज का बनेगा। ना ये छोटा बनेगा ना ये बड़ा बनेगा। और प्रकृति इसका भी वास्तविक तथा उल्टा रहेगा, वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ आप लोगों को वस्तु को नाम देना है। वस्तु को जैसे मैंने नाम दिया AB, ये आपका सीधा है AB, और आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा B' तथा A'। ये दूसरी स्थिति है, उल्टा बना B' तथा A', और हमें इसे नाम देना है MN। ठीक है, MN नाम दे दीजिए या AB नाम दे दीजिए। ठीक है, और यहाँ भी आपका वास्तविक तथा उल्टा ही बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। तो आप लोगों को ये देखिए, यहाँ आइए हम बनाते हैं तीसरी स्थिति। कौन सी स्थिति है ये, तीसरी स्थिति। ठीक है, अब तीसरी स्थिति में हमें क्या करना है, वस्तु 2F1 पर हो, वस्तु हम 2F1 पर रख देते हैं, यहाँ हम F1 लिख देते हैं। बहुत ही जी है, आप लोग ध्यान से केवल देखते हुए चलिए। अब हमें यहाँ से एक वस्तु को ले चलना है, जो कि होगा मुख्य अक्ष के समांतर। वस्तु को हम नाम दे देते हैं AB। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं, A and B। तो यहां हम इसके समांतर ले चलते हैं,
ये समांतर हो गई, समांतर हो गई, ठीक है। अब हम ये जो समांतर होती हैं, अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो फोकस से होकर जाएंगी, अगर वक्रता केंद्र पर है वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी, अगर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है, मैंने 3 रूल बता दिया, उसे याद कर लीजिए, यहाँ वो लिख देना है प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। अब ये हमारी जो किरणें हैं वो F2 से होकर जाएंगी, कहाँ से होकर जाएंगी? F2 से। तो F2 से आप लोगों को लेकर जाना है, यहाँ नाम दे देना है F2, ठीक है। तो F2 नाम देने के बाद एक किरण हमें ले जाना है प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाती हैं वो बिल्कुल सीधी जाती हैं, ये, और हमारा जो ये बना यहाँ बना, ठीक है, कहाँ बना? 2F2 पर, 2F2 पर बना, और इसे हमें नाम दे देना है B डैश तथा ये डैश। उल्टा बनता है भाई, वो समान साइज का बनता है, ठीक है, ये उल्टा बनता है तथा समान साइज का बनता है। अब हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होगी वो वस्तु की अपेक्षा बड़ा प्राप्त होंगी, ठीक है। अभी तक हमें छोटा प्राप्त हुआ 2 में, और तीसरा हमें समान साइज प्राप्त हुआ, अब हमें लगभग प्रतिबिंब बड़े ही प्राप्त होंगे। तो यहाँ हमें यम इसे भी नाम दे देते हैं, जो आपका लेंस है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना है? स्टेप नंबर फर्स्ट, वक्रता केंद्र पर हमें फर्स्ट वक्रता केंद्र पर वस्तु रखना है। वस्तु रखने के बाद हमें मुख्य अक्ष के समांतर किरणें ले जाना है। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाती हैं फोकस से होकर जाती हैं। फिर हमें एक किरण प्रकाशिक केंद्र से ले जाना है, प्रकाशिक केंद्र से ले जाना है तो हमें प्रतिबिंब 2F2 पर प्राप्त होंगी, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, मैंने वस्तु कहाँ रखा था? F1 पर। अब हमें वस्तु इसके बीच में रखना है, ऐसे हमें चलना है। वस्तु हमें इसके बीच में 2F1 तथा F1 के बीच में रखना है। हमारी जो चौथी स्थिति है, चौथी स्थिति में क्या करना है? वस्तु को हमें कहाँ रखना है? F1 तथा 2F1 के बीच में। अगर हम इसके बीच में वस्तु को रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जो 2F2 है के पीछे। 2F2 का अर्थ क्या हुआ? दूसरी वक्रता केंद्र के पीछे। और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, असीमित बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा। इसकी जो साइज होगी बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। और वास्तविक तथा उल्टा ही बनेगा, ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा ही बनेगा। वही स्थिति जो प्राकृत है, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कैसे बनाएं। दिक्कत तो यह है हमें कैसे बनाना है। पता तो हमें चल गया कि हम F1 तथा 2F1 के बीच में वस्तु को रखते हैं। प्रतिबिंब हमारा 2F2 के पीछे बनता है और वास्तविक तथा उल्टा बनता है, ठीक है। तो हमें कैसे बनाना है इसे? तो हम लोगों को पहले मुख्य अक्ष प्राप्त है और यहाँ हमें प्राप्त है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र मिल गया। अब हमें क्या करना है? हमारी ये कौन सी स्थिति है? चौथी स्थिति है। चौथी स्थिति में हमें क्या करना है? 2F1। देखिए यहाँ में लिख देना है 2F1 और यहाँ हमें लिख देना है F1 और हमें इसके बीच में वस्तु को रख देना है। किसको रख देना है? वस्तु को। और यहाँ से हमें ले चलना है ये। अब ये इसके समांतर हैं तो ये कहाँ से होकर जाएंगी? फोकस से होकर जाएंगी, क्योंकि जो मुख्य अक्ष के समांतर होता है वो फोकस से होकर जाता है, ठीक है। तो हम इसे फोकस से ले जाते हैं, सॉरी दोस्तों, फोकस से लेकर जाते हैं। तो ये हमारा कहाँ से गया? F2 से। F2 से गया। अब हमें क्या करना है? एक किरण जो है उसे हमें ले जाना है ये यहाँ से, और हमें इसे मिला देना है, ठीक है। और यहाँ हमें लिख देना है 2F2 और प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनता है। इसके देखिए थोड़ा पीछे बन रहा है, थोड़ा पीछे बन रहा है। ये देखिए प्रतिबिंब जो हमारा है थोड़ा सा पीछे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम नाम दे देते हैं ये B और यहाँ हम नाम दे देते हैं B डैश ये डैश, क्योंकि हमें उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। तो यह आपकी हुई चौथी स्थिति। कौन सी स्थिति? चौथी स्थिति। चौथी स्थिति में हमें क्या करना है? F1 तथा देखिए यहीं से आप देख लीजिए
2F1 तथा F1 के बीच में वस्तु रखें, या F1 या 2F1 के बीच में वस्तु रखते हैं। अब वस्तु रखने के बाद हमें यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर ले जाना है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं। अब फोकस से होकर गई, अब मैंने एक किरण प्रकाशिक केंद्र से ले गया। अब प्रकाशिक केंद्र से जो किरण गई उसे हमें एकदम सीधे ले जाना है। तो सीधे ले गए तो हमें इसके पीछे 2F2 के पीछे प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं जो हमारी पांचवी स्थिति आती है। पांचवी स्थिति में हमें क्या करना है? हम चलते चलते गए और चलते चलते पहुंच गए F1 पर, यानी कि फोकस दूरी पर। पहली फोकस दूरी पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमारी एक स्थिति और बचती है, कौन सा? फोकस दूरी तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो स्थिति है। बस 6 स्थितियां होती हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहले हमें नाम दे देना है। क्या? यहाँ हमें नाम दे देना है 2F1। इसे हम C1 भी कह सकते हैं। C1 यानी कि वक्रता केंद्र फर्स्ट, या 2F1 जो फोकस दूरी की दोगुनी होती है और फर्स्ट, उसी को हम कहते हैं ये वक्रता केंद्र। अब हमें यहाँ देना है F1 नाम दे दीजिए। अब F1 मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ से भी हमें समांतर ही ले जाना है, ये ऐसे ही ले जाना है, समांतर ही। और ये जो समांतर हैं वो फोकस से होकर जाएंगी, हमेशा जाएंगी। अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो फोकस से होकर जाएंगी। ये मैंने फोकस से ले गया। फोकस का नाम क्या है? F2, दूसरी फोकस है। ठीक है। कौन सी स्थिति है ये? हमारी पांचवी स्थिति। तो अब हमें एक किरण और ले जाना है। अब हम ये कहाँ से ले जाएं? वो ले जाना है वो से। वो का अर्थ क्या हुआ? प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से चलिए ले चलते हैं। तो ये मैंने प्रकाशिक केंद्र से ले गया। अब आप देखिए ध्यान से, अगर हम इस किरणों को बढ़ाते हुए चले जाएं, अगर देखिए दोनों को हम बढ़ाते हुए चले जाएं तो क्या ये कहीं भी मिलेंगी? कहीं मतलब सीमित स्थान पर कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये ऐसे आप बढ़ाते हुए चले जाएंगे, अनंत स्थान तक चली जाएंगी। तो ये आपका जो वो बनेगा अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो आइए अब हम यहाँ लिख देते हैं। पांचवी जो हमारी है वो मैंने समझाने के लिए पहले ही बना दिया है। ठीक है। यहाँ में लिखना है पांचवी स्थिति में कि जब वस्तु F1 पर हो। ठीक है। जब वस्तु F1 पर होती है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है? प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनता है, इनफाइनाइट पर बनता है। और कैसा बनता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये हमारा कैसा बनता है? पांचवी स्थिति जो है वो हमारा बनेगा असीमित रूप से बड़ा। इसका कोई सीमा नहीं है। असीमित रूप से बड़ा। असीमित रूप से बड़ा। ठीक है। असीमित रूप से बड़ा तथा प्राकृत हमारा वास्तविक तथा उल्टा ही रहेगा। वास्तविक तथा उल्टा। कहीं भी दिक्कत हो तो बता सकते हैं। ठीक है। तो ये हमें ऐसे बनाना है। अब हमारी जो लास्ट स्थिति है वो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इन सभी की अपेक्षा हार्ड भी है। ठीक है। इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, हार्ड चीज़ ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारी जो लास्ट स्थिति है वो छठवीं स्थिति है। छठवीं में हमें ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। पहले हम देखते हैं वस्तु कहाँ रखते हैं। वस्तु हमारा जो रहेगा वो रहेगा प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच में, F1 तथा O के बीच में। F1 को हम कहते हैं फोकस दूरी तथा प्रकाशिक केंद्र को हम वो कहते हैं, बीच में रहेगा। और हमारा जो दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जिस ओर बिंब है लेंस की उसी ओर। जिस तरफ हमारा ये है वस्तु हमारा इस तरफ रहेगा तो प्रतिबिंब भी हमारा बिंब की तरफ रहेगा। बिंब को हम बिंब की तरफ। देखिए दोस्तों, जो NCERT बुक में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, वस्तु की जगह बिंब लिखना पड़ता है, बिंब, और प्रतिबिंब की जगह प्रतिबिंब ही लिखते हैं। ठीक है। और ये जो बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। अब इसकी प्राकृति थोड़ा बदला हुआ है। बड़ा बनेगा लेकिन इसकी प्राकृति आपको ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा बदला है, आभासी तथा उल्टा बनता है।
आभासी तथा सीधा बनता है। अब आभासी तथा सीधा क्यों बनता है पता है? क्योंकि दोस्तों ये जो आपका प्रतिबिंब बनता है ये लेंस की तरफ बनता है, वस्तु की तरफ बनता है, इसलिए हमारा ये आभासी तथा सीधा ही बनता है। अगर ये इस उधर बनता है जिस तरफ सभी प्रतिबिंब बने हैं तो ये भी वास्तविक तथा उल्टा बनता, बट ये इधर बन रहा है, जो आपका बिंब है उसी तरफ बन रहा है। अब ये देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही हार्ड है और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, नाम दे देना है। यहाँ हमें नाम क्या देना है? 2F1 और यहाँ नाम देना है F1, ठीक है। अब यहाँ हम वस्तु रख देते हैं इसके बीच में, वस्तु को रख दिया, छोटा सा वस्तु को रख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ तक ले गए। अब ये इसके समांतर है तो ये होकर जाएंगी कहाँ से? फोकस से। तो फोकस से हमें ले जाना है। चलिए मैंने ले लिया, फोकस से ले गया, फोकस से मैं ले गया F2 से, यानी कि ले गया, ठीक है। अब हमें एक ले जाना है कहाँ से? ये हमें वो से ले जाना है, ये भी ले गया। अब हमें यहाँ थोड़ा परिवर्तन करना है कि हमारा ये भी अनंत के टाइप का पहला बनाना है, पहले अनंत के टाइप का बनाना है। फिर हमें क्या करना है कि यहाँ से आभासी हमें ले चलना है, कुछ किरणों को आभासी ले जाना है, ऐसे ऐसे ऐसे। वास्तविक नहीं ले जाना है, वास्तविक हमें नहीं मिलाना है, आभासी की टाइप से मिलाना है। तो ये देखिए ऐसे 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 हमें ले जाना है, ये ऐसे हमें मिलाना है, ऊपर हमें जाना है ये। और हमारी जो वो बनेंगी क्या? प्रतिबिंब, ये यहाँ बनेंगी, ठीक है। इसे अभी आप आभासी ही मिला दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब ये हमारा प्रतिबिंब यहाँ बनती हैं। वस्तु कहाँ रखा है? F1 तथा O2 के बीच में, O के बीच में। तो इसे हमें नाम देना है AB। अब मैं क्या इसे नाम दे दूं B डैश A डैश? नहीं, गलत हो जाएगा। अब दोस्तों हमें इसे नाम देना है AB, मैंने नाम दिया। अब इसे हमें सीधा बनता है, कैसा बनता है? सीधा, आभासी तथा सीधा। तो हमें इसे सीधा नाम देना, कैसा? A डैश B डैश, ठीक है। तो ये हमारा है कौन सी स्थिति? 6वीं स्थिति, हमारी ये लास्ट स्थिति है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे आप लोगों को बनाना है लास्ट स्थिति। मैंने आप लोगों को 6 की 6 स्थिति बताए हैं उत्तल लेंस के लिए। इस टाइप से आप लोगों को बनाना है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोगों को ऐसे बना देना है, ताकि एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट सके। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनके केवल 2 स्थितियां होती हैं। आइए हम लोग उन 2 स्थितियों को समझते हैं कि वह कहाँ होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु कहाँ होता है, किस साइज का बनता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो आइए देखते हैं। एक छोटी सी पुर्जी है, यहाँ देखिए एक छोटी सी बिंब की स्थिति यानी कि अनंत पर होता है। जब वस्तु पहला है अनंत पर हो तो आपकी प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर बनेगी। तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस पर बनेगा और अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का, अत्यधिक छोटा होगा और बिंदु आकार का बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा, ठीक है। पहले हम लोग पहला बना लेते हैं फिर दूसरे को देखते हैं। क्योंकि पहला जब वस्तु अनंत पर हो और प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग एक बनाते हैं क्या? अवतल लेंस। आप लोग ध्यान से देखिए, एक मैंने लेंस का वीडियो बनाया है, उसमें सभी को बताया, उसे नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिए। यहाँ हमें 2 छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर लेनी है, ये, ठीक है, ऐसे। और ये जो किनारे का भाग है वो मोटा और बीच के भाग को पतला कर देना है। क्या मैंने कहा? किनारे के भाग को मोटा तथा बीच के भाग को पतला कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमें एक प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष बनाना है। मुख्य अक्ष, ये देखिए मुख्य अक्ष ये हो गया और ये बीच में हमें प्रकाशीय केंद्र वो रखना है, ठीक है। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। इतना आ गया। अब हम लोग एक बात समझ लीजिए, एक छोटी सी बात है, उसे आप लोग समझ लीजिए। वो क्या है दोस्तों? यहाँ आइए समझिए, इस राउज में रफ में देखिए। जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं।
ये जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर हैं, तो ये समझ लीजिए कि अनंत है, ये अनंत होती हैं, ये कभी ना मिलेंगी ना कुछ होंगी, ऐसे सीधी 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 निकल जाएंगी, तो ये अनंत होता है। ठीक है, जो मुख्य अक्ष के समांतर होता है। समझ में आया? आगे देखते हैं हम लोग, इसमें अभी आप लोग समझेंगे। यहाँ समझिए आप लोग डीपली, यहाँ हमें मुख्य अक्ष के समांतर किरणें ले जाना है और दो किरणों को हमें ले जाना है। ये देखिए, मैं एक यहाँ ले गया और यहाँ से हमें इसे मोड़ देना है, ये। ठीक है, अगला हम देखते हैं, एक और ले जाते हैं किरण और ये हमें मोड़ देना है। ठीक है, अब दोस्तों ये भाई मुख्य अक्ष के जो समांतर होता है वो कहाँ मिलता है? फोकस पर मिलता है। लेकिन एक ट्रिक समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में अगर आए तो पहले फोकस ना लिखो, पहले आप लोग मिला लीजिए, जहाँ मिल जाए अच्छे से किसी बिंदु पर वहाँ फोकस लिख दीजिए। ठीक है, समझिए बात को। अभी हम आप लोगों को बताते हैं, यहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं, ये समझ लीजिए आती हैं, ये भी आती हैं और ये इधर की ओर जाती हैं और अभी ये फोकस पर मिलेंगी। ठीक है, लेकिन ये आभासी मिलेंगी। ठीक है, आभासी, सीधा नहीं मिलेंगी, आभासी, बिल्कुल आभासी। तो वास्तविक नहीं मिलाना है, आभासी मिलाना है, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ हम चलिए मिला देते हैं, चलिए यहाँ इसी का, ये देखिए ऐसे आप लोगों को आभासी मिलाना है, अभी आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, ये और इसे भी आप लोग ऐसे ही मिला लीजिए, ये, और इसे थोड़ा बाहर निकाल दीजिए सो दैट दिखाई दे, ये। तो इस प्रकार से आप लोगों को पहली स्थिति बनाना है। यहाँ आप लोग एफ का नाम दे दीजिए फोकस का। ठीक है, यानी कि बिंदु साइज की बनी, वो भी फोकस पर बनी। ठीक है, आया समझ में? और ये हमारी पहली स्थिति है। और भाई इसमें यहाँ आप लोग लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ आप लोग इसकी लाइन बढ़ा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 2F1 यानी कि वक्रता केंद्र। ठीक है, अब दोस्तों ये बात समझिए, बिंदु साइज का है, इसमें ना सीधा ना आभासी। ये आपका जो प्रतिबिंब होगा वो मैंने बता दिया है आप लोगों को, सीधा तथा आभासी बनेगा। और क्या बनेगा? अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का। ठीक है, यहाँ आप लोग समझ लीजिए, आभासी तथा सीधा अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का, और फोकस पर होता है तब। अब हमारी दूसरी स्थिति आती है, आइए हम लोग दूसरी स्थिति को देखते हैं। तो कॉपी को हम लोग ऊपर करते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति आप लोग इस पेज में देखिए। दूसरी स्थिति है अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र वो के बीच में। जब वस्तु जो है अनंत इनफाइनाइट तथा प्रकाशिक केंद्र वो के बीच में हो। ठीक है, तो फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र वो के बीच में बनेगा। फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र वो के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा। एक मैंने ट्रिक बताया है इसे याद करने का, उसे जाके देख लीजिए, एक प्ले लिस्ट में है उसी में। ठीक है, तो F1 तथा प्रकाशिक केंद्र वो के बीच में बनेगा। सो डैट पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक अवतल लेंस। मैंने पहले ही बना दिया है लेकिन एक और बनाना है क्योंकि दो स्थितियां हैं। तो यहाँ हम लोग एक बनाते हैं अवतल लेंस। यहाँ एक लाइन ड्रॉ कीजिए और आप लोगों को यहाँ एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, बीच में पतला कर दीजिए, किनारे किनारे मोटा कर दीजिए, ये। और यहाँ भी आप लोग ऐसे ही कर दीजिए, ये बन गया। ठीक है, बन गया। ये आपका क्या है, अवतल लेंस का चित्र है। क्या है? चित्र है, अवतल लेंस का चित्र है। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, अब आगे देखिए, हमें एक प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए मैंने एक ड्रॉ कर लिया। ठीक है, चलिए ड्रॉ कर लिया, यहाँ में वो कर देना है। ठीक है, वो। अब दोस्तों एक बात समझिए, दूसरा हमारा है अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र वो के बीच। देखिए प्रकाशिक केंद्र वो के इधर सब अनंत मान लीजिए, सॉरी आप लोग इधर अनंत, यहाँ चलिए वस्तु को हम लोग रख देते हैं। चलिए अनंत है, अनंत पे हम लोग रख देते हैं। ठीक है, अनंत पे, ठीक है, अनंत पे रख दिया। यहाँ से कई सारी प्रकाश की किरणें होती हैं, बट हमें केवल दो प्रकाश की किरणों का कार्य होता है। एक हमें ले जाना है किसके समांतर, अवतल लेंस के समांतर। चलिए हम लोग ले चलते हैं,
और सेम प्रोसेस है, ये और ये जब टकराएंगी तो इधर से चली जाएंगी। ठीक है, समझ में आया या नहीं? आ गया होगा। तो अब ये कहाँ से होकर जाएंगी? ये जो है आपका फोकस से होकर जाएंगी। कहाँ से दोस्तों? फोकस से होकर जाएंगी। तो यहाँ हम आइए फोकस पे मिला देते हैं यहाँ, ठीक है, फोकस पर, और वो भी कैसा? आभासी मिलाएंगे। ठीक है, आभासी। तो यहाँ हम फोकस एफ पर मिला देते हैं। ठीक है, अब हमें एक बात समझिए कि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें बिल्कुल सीधी जाती हैं। ठीक है, कहीं विचलित नहीं होती हैं। प्रकाशिक केंद्र से एकदम सीधी रेखा जाएंगी, ये प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है, यहां से ये आप लोग समझिए, यहां से ऐसे रेखा एकदम सीधी चली जाएगी, और यहाँ आप लोगों को ऐसे दर्शा देना है ये कि इधर की ओर जाती हैं और इधर से निकलती हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, यहाँ आपका क्या बनता है दोस्तों, यहाँ आपने लिया ए बी, ठीक है, लेकिन सीधा बनता है तो ए डैश बी डैश बन गया। ठीक है, प्रतिबिंब जो आपका बना ए डैश बी डैश बना, और यहाँ से हमने एक लिया ऐसे, तीर लगा दिया और इसी मार्ग से चला गया वो। ठीक है, और यहाँ भी एक तीर लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो प्रतिबिंब यहाँ F1 तथा प्रकाशिक केंद्र वो के बीच में बना, तो क्या यही बनता था? यहाँ देखिए, F1 तथा प्रकाशिक केंद्र वो के बीच में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, करेक्ट है। तो आप लोग इसे ऐसे ही बना लीजिए, एक एक स्टेप जो मैंने बताया है वीडियो को पीछे करके समझ लीजिए, और आप लोग आसानी से बना लीजिए कॉपी में। दो स्थितियां मैंने बताया है। नंबर एक आपका ये है, ये आपकी नंबर एक स्थिति है, और इससे आप लोग समझ लीजिए फोकस पर बनता है जब वस्तु अनंत पर होती हैं, और दूसरा हमारा ये स्थिति है। तो दोस्त ये स्टूडेंट आपका है अगला टॉपिक। स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं पहले, इससे पहले यहाँ अगर देखा जाए, जैसे मैंने बताया था दर्पण का सूत्र, वैसे अगर लेंस का सूत्र देखा जाए, लेंस का सूत्र, ठीक है, लेंस का सूत्र तो वो आप लोग समझ लीजिए स्टूडेंट, 1/f जो होता है वहाँ क्या था 1/b प्लस 1/u। ठीक है, ये तो आपका था किसके लिए? और दर्पण के लिए। बस थोड़ा सा चेंजेस करना है स्टूडेंट इसके लिए करना क्या है, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। यहाँ आपको प्लस और माइनस का चेंजेस कर देना है। बस ये आपका है स्टूडेंट दर्पण के लिए, और ये है आपका लेंस के लिए। बस प्लस माइनस का चेंजेस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, ये चीज। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जो कि है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही लेंस की क्षमता कहलाती है। जो फोकस दूरी है उसे अगर हम लोग व्युत्क्रम उसका कर दें तो वो आपकी स्टूडेंट लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, इजी है, अगर आप लोग समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, वो आपकी लेंस की क्षमता कहलाती है, और यही आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, लेंस की क्षमता आपका सबसे लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ से लेंस की क्षमता आपका सबसे लास्ट है। ठीक है, तो यहाँ समझो फोकस दूरी f के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को p से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, p तथा फोकस दूरी f से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग लेंस की क्षमता को p से तथा फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं। p बराबर 1/f। ठीक है, जो भी मीटर में होना चाहिए। ठीक है, मीटर में, और इसका मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, और एक डायोप्टर जो होता है 1 मीटर के बराबर होता है। एक डायोप्टर आपका जो होगा वो 1 मीटर के बराबर होगा, ये याद रखना। ठीक है, नोट क्या है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है।
तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, क्योंकि बहुत ही इजी वे से मैंने समझाया है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप लोगों को ऐसे हर एक चैप्टर के वीडियोज मिलते हुए चले जाएंगे। आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक जरूरी सूचना बता दूं, तो स्टूडेंट ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक सूचना है कि मैंने आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर सेकंड अम्ल क्षार एवं लवण, चैप्टर थर्ड धातु एवं अधातु, चैप्टर 4 कार्बन तथा उनके यौगिक, चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, चैप्टर 6 जैव प्रक्रम, चैप्टर 7 नियंत्रण समन्वय, चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, इन सब को पढ़ा दिया है। इन सब वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक पार्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके हर चैप्टर को देखिए। मैं आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण फिर लिंक लिख दूंगा, लिंक पर आप लोग क्लिक करोगे तो इस लेसन पर पहुंच जाओगे। फिर अम्ल क्षार एवं लवण, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग उस लिंक पर क्लिक करोगे। अम्ल क्षार एवं लवण पूरा चैप्टर एक वीडियो में पढ़ाया है, आप लोग देख लेना, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण एक पूरा चैप्टर एक वीडियो में। धातु एवं अधातु का लिंक दे दूंगा, उसको आप लोग क्लिक करोगे तो पूरा चैप्टर एक वीडियो में पढ़ाया है, देख सकते हो। 1 घंटे का वीडियो है, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ कार्बन तथा उनके यौगिक 1 घंटे का वीडियो है, और मैंने पूरा चैप्टर एक वीडियो में पढ़ाया है, लिंक दे दूंगा, वहां आप लोग क्लिक करके देख सकते हो। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसका भी लिंक दे दूंगा, आप लोग उसे भी देख सकते हो। जैव प्रक्रम 1 घंटे का वीडियो है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग इसे देख सकते हो, लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करोगे आप लोगों को पूरा चैप्टर मिल जाएगा एक वीडियो में। आपका है चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण समन्वय, इसको भी मैंने पढ़ा दिया है, लिंक दे दूंगा, अगर आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो नियंत्रण समन्वय चैप्टर पर पहुंच जाओगे। फिर आपका जीव जनन कैसे करते हैं, इसको भी लिंक दे दूंगा इस चैप्टर का, और आप लोग पूरा चैप्टर एक वीडियो में पढ़ सकते हो, सभी लोगों सभी का चैप्टर 8 तक। तो स्टूडेंट ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। पूरे देश में इस वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है, ताकि सभी लोग इन्हें देख सकें। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।